हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीत पाठशाला। जीत पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की सीरीज में आज का जो हमारा सेशन है वो है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के स्रोत। हमारे भारतीय संविधान में कहां कहां से सोर्सेस लिए गए हैं, कहां कहां से चीजें, कौन कौन चीजें बोरो की गई हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ये सेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। और जिनको अभी तक भी कंफ्यूजन है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में कहां से कौन सी चीजें ली गई हैं, तो आज मैं इनको एकदम क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आज मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा। आप एक बार ट्रिक अपने माइंड में बिठा लेंगे तो दोबारा आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 से कौन कौन सी चीजें हमारे संविधान में ली गई हैं। और इस एक्ट को, इस अधिनियम को ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों बोलते हैं, ब्लूप्रिंट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इससे मैक्सिमम चीजें जो ली गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो मैक्सिमम चीजें ली गई हैं वो इसी एक्ट के थ्रू ली गई हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो पहला है हमारा फेडरल स्कीम, यानी फेडरल सिस्टम का मतलब क्या है? इसका मतलब है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी केंद्र और राज्य के बीच में पावर का विभाजन। ठीक है, तो विभाजन कैसे? यानी कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, कोई सब्जेक्ट या विषय है, वो किसके अंडर में आएगा? क्या वो सेंटर के अंडर में आएगा या फिर स्टेट के अंडर में आएगा, या फिर ये दोनों मिलकर बनाएंगे? तीन कंडीशन हो सकती हैं, या तो सेंटर बनाएगा कोई कानून, या फिर स्टेट बनाएगा, या फिर दोनों, बोथ, यानी दोनों मिलकर बनाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन किस सब्जेक्ट पे कानून या अधिनियम बनाएगा, या ये कौन सा विषय किसके अंडर में, किसके अधिकार क्षेत्र में आएगा? ठीक है, तो इसका ऑलरेडी क्लियर कट डिवीजन है 7th शेड्यूल में। किसमें? 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 3 लिस्ट मेंशन है। वो 3 लिस्ट कौन कौन सी है? पहला वन यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट, तीसरा कौन सा है? कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट क्या है? यूनियन लिस्ट में वो सारे विषय, वो सारे सब्जेक्ट आते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को हो, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हो। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में जितने भी विषय होंगे उन सभी विषयों में कौन सा बनाएगा, कानून बनाएगा? भारत सरकार, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, स्टेट लिस्ट में कौन से विषय आते हैं, कौन से सब्जेक्ट आएंगे? ये वो सारे सब्जेक्ट आएंगे जो जिसपे हमारे राज्य सरकार कानून बनाएगी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट इस पे अपना लॉ या फिर रूल्स बनाएगी। कंकरेंट लिस्ट क्या होते हैं? कंकरेंट लिस्ट वो होते हैं जिनमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर के कानून बनाती है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कोई विषय है एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा हो गई, शिक्षा के विषय में कानून बनाना है। ठीक है, तो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी कि राज्य सरकार बनाएगी? ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, तो इस पे कौन बनाएगा? दोनों मिलकर के बनाएगी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। लेकिन सपोज अगर मान लेते हैं इन दोनों के बीच में कोई असहमति या किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, या फिर कोई डिसएग्रीमेंट हो गया है, पार्लियामेंट कहती है कि नहीं इसमें ये प्रोविजन होना चाहिए, ये प्रावधान होना चाहिए, राज्य सरकार कहती है नहीं इस पे, यानी कि विधानसभा कहती है कि इसमें ऐसा प्रोविजन होना चाहिए, तो कोई काइंड ऑफ डेडलॉक की कंडीशन आ जाएगी ना। तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन जब भी आएगी तो सेंटर विल ऑलवेज प्रिवेल, यानी कि हमेशा पार्लियामेंट की बात ही मानी जाएगी। यहां पर पावर किसके पास आ जाएगा? ऑटोमेटिकली पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यहां पर ज्यादा स्ट्रांग या मजबूत साबित होगी। ठीक है, दूसरा है ऑफिस ऑफ अ गवर्नर। जो हमारा गवर्नर का ऑफिस है, गवर्नर का जो पोस्ट है, वो कहां से लिया गया? वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। जुडिशरी, ये भी हमारा 1935 से लिया गया। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग एंड राज्य लोक सेवा आयोग, ये दोनों कहां से लिए गए हैं? 1935 एक्ट से लिए गए हैं। इमरजेंसी प्रोविजन, ये भी यहां से लिया गया है। और अगर कंट्री वाइज बात करें तो ये जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, ठीक है, जितने प्रशासनिक हमारी डिटेल्स है वो कहां से ली गई हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया है। बाइकैमरल, बाइकैमरल का मतलब क्या है? बाइकैमरल का मतलब है डबल चैम्बर, यानी कि लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ठीक है, ये बाइकैमरल का मतलब है, यानी कि हमारी जो पार्लियामेंट होगी वो दो ही सदन पे होगी, लोकसभा और राज्यसभा। अब इसके ट्रिक पे आते हैं दोस्तों। अभी तो हमने बता दिया आपको, अब इसका एक ट्रिक है। 5 ओल्ड जजेस प्रीफर अर्ली बेड टाइम। ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई सेंस नहीं है, इट्स जस्ट एन निमोनिक्स टू मेक यू अंडरस्टैंड इन इजी वे। आपको एक ट्रिक है, ट्रिक के समझाने के लिए मैंने एक बना रखा है। 5 ओल्ड जजेस प्रीफर अर्ली बेड टाइम। 5 मतलब
फेडरल स्कीम, फेडरल स्कीम पता है ना आपको, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, भारत और सॉरी केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का विभाजन। ओल्ड मतलब ऑफिस ऑफ गवर्नर, जजेस मतलब जुडिशरी, प्रीफर, प्रीफर का मतलब पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन में दोनों आ गए, यूपीएससी प्लस स्टेट पीएससी, ठीक है। अर्ली, अर्ली में देखो मैंने दोनों कैपिटल लिखा, ई और ए, बाकी सब में एक एक लिखा है। इसका मतलब यहां पर ई का मीनिंग अलग है और ए का मतलब अलग है। ई फॉर इमरजेंसी प्रोविजन, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन, ठीक है। होप आप समझ पा रहे होंगे। बेड टाइम, बेड टाइम मतलब बी, बी फॉर बाइकैमरल लेजिस्लेशन, बाइकैमरल मतलब दुसदनात्मक, यानी कि दो सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। होप आपको यहां तक क्लियर होगा। सेम भारत सरकार अधिनियम को उसका पूरा हिंदी में कर रखा है, आपको जिस लैंग्वेज में आसान हो उस भाषा में आप समझ सकते हैं, ठीक है। देखो मैं लिख भी डबल रखा हूं और समझा भी दोनों भाषा में रहा हूं। होप आपको लैंग्वेज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के संविधान से हमने कौन कौन से सोर्सेस अपने इंडिया में अडॉप्ट किया है, ठीक है। पहला है लॉ मेकिंग प्रोसीजर और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। हमारा जो पार्लियामेंट्री में जो लॉ मेकिंग का प्रोसेस है वो कहां से लिया गया है, ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। दूसरा रूल ऑफ लॉ, तीसरा सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। चौथा बाइकैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम, बाइकैमरल वही हमें बताया था मैंने आपको, क्या, लोकसभा आए राज्यसभा, यानी कि डबल चैम्बर, ठीक है। ऑफिस ऑफ कैग, कैग फॉर कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, ये कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। 6 पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, पार्लियामेंट्री, हमारे इंडिया में कौन सी फॉर्म की गवर्नमेंट चलती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अमेरिका में कौन सी है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। 7th पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, जो पार्लियामेंट को कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं, प्रिविलेजेस मतलब कुछ उनको स्पेशल पावर दी गई है या स्पेशल उनको प्रावधान दिए गए हैं, वो क्या होते हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ठीक है। कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट आपको पता है ना कि मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियो में जो रैंक होते हैं कैबिनेट लेवल के होते हैं, ठीक है, कि स्टेट मिनिस्टर है या इंडिपेंडेंट लेवल के मिनिस्टर है। तो कैबिनेट सिस्टम हमारा कहां से लिया गया है, ये यूके से लिया गया, मींस ब्रिटेन से लिया गया है। प्रेरोगेटिव रिट्स कहां से ली गई हैं, ये भी हमारी ब्रिटेन से ली गई है। अब हम बात करते हैं ट्रिक की, ठीक है। तो 3 पार्ले बिस्किट, पार्ले बिस्किट खाते हैं ना, तो किसी की चॉइस है, मान लो मुझे 3 पार्ले, कहते हैं ना कि मुझे 3 पार्ले बिस्किट चाहिए, कितने बिस्किट चाहिए, 3 पार्ले बिस्किट चाहिए। तो 3 पार्ले का मतलब क्या है, देखो जहां जहां भी कैपिटल है उन सबका अपना सेपरेट मीनिंग है। 3 पार्ले मतलब यहां पर पी के 3 निमोनिक्स, यानी कि 3 पी के 3 मीनिंग है यहां पर। पहला पी का मतलब क्या है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। सेकेंड पी का मतलब क्या है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तीसरा पी का मतलब क्या है, प्रेरोगेटिव रिट्स। तो 3 पी का मतलब समझ गए, पा हो गए रेले पार्ले, आर मतलब रूल ऑफ लॉ, ले मतलब लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, बिस्किट मतलब बी आई कर रखा है, बिस्किट में देखो 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है बिस्किट को, बिस बी स्किट, ठीक है। तो बी का मतलब क्या है, बी आई का बाइकैमरल, यानी कि दोहरा सदन, लोकसभा और राज्यसभा। एस फॉर सिंगल सिटीजनशिप, किड मतलब कैग, ठीक है। सी का डबल मीनिंग यहां पर, एक है कैबिनेट सिस्टम और दूसरा है कैग, ठीक है। होप आप इससे रिलेट कर पाएंगे। ये हिंदी में हो गया, आप हिंदी में देख लेना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट कहां से लिया हमने, यूएस से लिया है। इंडिपेंडेंस ऑफ अ जुडिशरी, हमारे जुडिशरी की या न्यायालय की स्वतंत्रता कहां से है, यूएसए से है। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, रिव्यू का मतलब क्या है, टू रीचेक, रिव्यू का मतलब सिंपल सा, रिव्यू का लिटरल मीनिंग बात करें रिव्यू का, टू रीचेक, ठीक है, रीचेक करना किसको, जुडिशरी, जुडिशरी मतलब जब जुडिशरी रीचेक करती है, हु विल चेक, जुडिशरी विल रीचेक, तो किसको रीचेक करेगी, देखो सपोज करते हैं हमारी ये पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट क्या करती है, टू मेक अ लॉ, ठीक है, लॉ मेकिंग प्रोसेस किसका है, पार्लियामेंट हमारी क्या करती, लॉ मेकिंग, लॉ बनाने का काम करती है। सपोज पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बना दिया, कोई ऐसा एक्ट या लॉ बना दिया, ठीक है, एक्ट आर लॉ बना दिया, but that law is not as per the provision of a constitution, means kind of unconstitutional। भाई पार्लियामेंट को लॉ मेकिंग पावर तो है, बट क्या ऐसा पावर है कि कुछ भी बना देगी above the constitution, क्या संविधान से ऊपर जाके बना देगी, नहीं। पार्लियामेंट कैन फ्रेम अ लॉ बट विद इन द प्रोविजन ऑफ अ constitution, whatever the provision given in a constitution, पार्लियामेंट कैन फ्रेम विद इन दैट लिमिट, पार्लियामेंट उसी लिमिट के अंदर ही बनाएगी ना कानून। इन केस अगर मान लीजिए कोई ऐसा लॉ या एक्ट बना दिया
दैट लॉ एंड एक्ट इज नॉट एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान में दी हुई जो भी प्रावधान है उसके बाहर बनाया है, ये काइंड ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, काइंड ऑफ क्या है वो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सपोज करो यहां पर आप कोई पर्सन हो, ठीक है, उनको लगता है कि जो हमारे लॉ बनाया है हमारे पार्लियामेंट ने वो संविधान के प्रावधान के अंदर नहीं है, ये संविधान से हट करके है, या इसके पास ये पावर नहीं है जो इसने बना दिया है, ये काइंड ऑफ इलीगल है, नल और वॉइड होना चाहिए इसको, जो हट एवर। ठीक है, तो ये कहां अप्रोच करेगा, दैट पर्सन विल अप्रोच टू द, सपोज दिस इज अ जुडिशरी। ठीक है, दैट पर्सन विल अप्रोच टुवर्ड्स द जुडिशरी, वो जुडिशरी में जाएगा और क्या करेगा, बोलेगा कि भाई ये लॉ एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, संविधान के हिसाब से नहीं है। ठीक है, इसको रिव्यू किया जाए। आपको पता हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कोई प्रोविजन दिया है और किसी को अगर कंफ्यूजन है कि जो ये प्रोविजन इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि आपको पता है संविधान में बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हैं जिनका बहुत सारा मतलब निकलता है, अपने अपने तरीके से कोई इंटरप्रेट करेगा तो उसका बहुत सारे अलग अलग उसके मीनिंग निकलेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई प्रोविजंस का एक्चुअल में इंटेंशन और मीनिंग क्या है, हु विल डिसाइड, it is only judiciary who will decide what is the exact intention and meaning of that particular provision। संविधान में दी हुई सारे प्रोविजन, सारे प्रावधानों को एक्चुअल मतलब क्या होगा वो हमारी जुडिशरी डिसाइड करेगी। दैट इज व्हाई जुडिशरी इज कॉल्ड एज अ, या नोन एज अ फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का फाइनल इंटरप्रेटर हमारी जुडिशरी। तो ये पर्सन गया जुडिशरी के पास, ठीक है, इन्होंने कंप्लेन किया कि शायद ये जो एक्ट बनाया है पार्लियामेंट ने वो मुझे अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रहा है, गैर संवैधानिक लग रहा है। तो जुडिशरी विल रिव्यू द लॉ, व्हाटएवर द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है, जुडिशरी उसको रिव्यू करेगी। रिव्यू में क्या करेगी, इट विल स्क्रूटनाइज, यानी कि उसको स्क्रूटनी करेगी, रीचेक करेगी। क्या चेक करेगी कि क्या ये संविधान के दायरे के अंदर बना है, जो कानून पार्लियामेंट ने पास किया है, ठीक है, वो क्या संविधान के दायरे के अंदर है। ठीक है, अगर नहीं है तो क्या करेगी, सपोज करो कोई 1 2 3 प्रोविजन बनाया गया, कोई लॉ बनाया गया, कोई नया कानून पारित किया गया जिसमें 3 टाइप की चीजें दी हैं, उसमें 3 में से 2 सही लगा जुडिशरी को, ये एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन फिट है, सुटेबल एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी, ये संविधान के प्रावधान के आधार पर 2 पॉइंट इसके वैलिड है। ठीक है, लेकिन थर्ड पॉइंट काइंड ऑफ अनवैलिड है, दैट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, ये संवैधानिक तौर पे वैध नहीं है, अवैध संवैधानिक तौर से, कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। ठीक है, तो सीधे बोलिए आप थर्ड पॉइंट को इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराएगी कि ये आपको हटा दीजिए। ठीक है, या फिर अपना जो भी आदेश जारी करेगी कि ये आपका पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं, इसको हटा दीजिए। ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं हटाते तो हम इस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, ये तो ये हो गए। दूसरा पॉइंट ये होता है कि ये तीनों पॉइंट ही आपको, जो तीनों पॉइंट है, तीनों क्या है, इनवैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुटेबल नहीं है, काइंड ऑफ अवैध, संवैधानिक तौर पे अवैध है तीनों पॉइंट। तो सीधे तरह बोलेगी कि पूरे इस लॉ को, जो भी आपने लाया अधिनियम कानून बनाया है, इसको कंप्लीटली आप इसको रिपील कर दो, मतलब डेड एंड नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दो। ठीक है, होप आप समझ गए होंगे जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है, मैं बहुत प्रैक्टिकल आसान तरीके से समझाने की कोशिश की आपको। चलिए, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कहां से लिया गया, प्रेसिडेंट का जो महाभियोग होता है कहां से होता है, वो भी यूएसए से लिया गया। ठीक है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ठीक है, तो ये भी आपका यूएसए से लिया गया है। पोस्ट ऑफ अ वाइस प्रेसिडेंट, दैट इज आल्सो टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का हमारा जो पोस्ट है या फिर जो सीट है। प्रियम्बल, इसको हम प्रस्तावना बोलते हैं, भी कहां से लिया गया है, ये भी यूएसए से लिया गया है। अगर हम बात करें इसके ट्रिक की, तो ट्रिक क्या है इसकी, 5 इंटेलिजेंट जजेस इम्पीच्ड फॉर रिमूवल ऑफ अ प्रियम्बल। ठीक है, तो 5 का मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट। ठीक है, इंटेलिजेंट का इंडिपेंडेंस ऑफ अ जुडिशरी, जजेस का मतलब जुडिशियल रिव्यू, इंपीच मतलब इंपीचमेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट, रिमूवल का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इन तीनों का मतलब हो गया रिमूव से। प्रियम्बल का मतलब प्रियम्बल, ठीक, ये हिंदी में है, आप हिंदी में देख लेना। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, हमने कनाडा से क्या क्या लिया है। ठीक है, इसका जो ट्रिक है, फ्रेंड्स एड्रेस इन गोवा, फ्रेंड्स का मतलब फेडरल सिस्टम, एड्रेस को मैंने थोड़ा डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 2 पार्ट में, एड और रेस। ठीक है, एड मतलब एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की एक जुडिक्शन होती है एडवाइस करने, किसको, सुप्रीम कोर्ट कैन गिव अ एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। इसके एडवाइस जुडिक्शन 2 टाइप के हैं, एक में ये बात होता है एडवाइस करने के लिए प्रेसिडेंट को, इफ प्रेसिडेंट सीक एडवाइस, अगर प्रेसिडेंट एडवाइस मांगता है तो ये बात होगा, ही इज बाउंड टू गिव अ एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। और दूसरे में है कि प्रेसिडेंट
मांगता है एडवाइस, वो दे ना दे अलग बात है, ठीक है, तो हम डिटेल में तब पढ़ेंगे। फिलहाल एड का हो गया एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रेस्ट का मतलब रिजुडिटरी पावर, ठीक, गोवा मतलब गवर्नर अपॉइंटमेंट, ठीक है। अब एक एक डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। देखो पहला इसमें सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ अ फेडरलिज्म वेयर द सेंट्रल इज स्ट्रॉन्गर देन स्टेट। अगेन फेडरल आ गया, फेडरल का मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। सेंटर और स्टेट के बीच में पावर और डिवीजन, उसको हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम, ठीक है। यानी कि सपोज कर लो ये हमारा क्या है, सेंटर है, ये सारे क्या हैं, स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं फिलहाल, ठीक है, नेवर 28 स्टेट्स हैं अभी, ठीक है। तो देखो ये सारे स्टेट्स हैं, ये सारे स्टेट्स हो गए, स्टेट्स लीन टुवर्ड्स द सेंटर, किसकी तरफ लीनिंग है, झुके हुए हैं सेंटर तरफ, क्यों, क्योंकि सेंटर ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। स्टेट का जितनी पावर है उससे कहीं ज्यादा पावर सेंटर की तरफ है, ठीक है। बहुत सारे पावर ऐसे हैं या बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो स्टेट के पास है नहीं, सेंटर डील करता है डायरेक्टली, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर सेंटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है स्टेट के कंपेयर में। टू प्रोवाइड रिज्यूडरी पावर टू द सेंटर, रिज्यूडरी पावर क्या मतलब है, रिज्यूडरी पावर का मतलब है एनी पावर दैट इज नॉट प्रोवाइडेड टू एनीवन, ऐसा पावर जो किसी के पास नहीं दिया गया, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली सेंटर के पास आ जाएगा, किसके पास आ जाएगा, सेंटर के पास। अब आप कंफ्यूज हो गए, किसी के पास नहीं दिया गया तो कहां से भी जनरेट हो गया नया पावर, ठीक है। सपोज करते हैं हमारी 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, सॉरी कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों में क्लियर कट डिवीजन है पावर का, ठीक है। तीनों यानी तीनों में क्लियर कट सब्जेक्ट मेंशन है कि किन किन सब्जेक्ट में, किन किन मुद्दों पे, किन किन विषय में कौन कानून बनाएगा, ठीक है। यूनियन वाले में यानी कि संघ वाले में पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट लिस्ट में, राज्य लिस्ट में, राज्य सूची में राज्य बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी यानी विधानसभा बनाएगी, कंकरेंट में दोनों बनाएगी। मान लेते हैं बाय द टाइम, एक टाइम आने के बाद कभी सिचुएशन ऐसी आती है, कोई ऐसा विषय आ गया, सब्जेक्ट आ गया जो अभी तक हम तीनों लिस्ट में मेंशन ही नहीं किए थे, तो उस पर कौन बनाएगा, वो किस किस अंडर में आएगा, उसमें बना कौन कानून बनाएगा, उससे संबंधित वो विषय ऑटोमेटिकली सेंटर के अंडर में आएगा। मींस पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक अ लॉ ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और मैटर, ठीक है। उस पर पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगी, कानून बनाएगी। यानी इन 3 सब्जेक्ट में जो मैंने बोला था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, इन तीनों लिस्ट में से कोई भी सब्जेक्ट अदर इनके एक्स्ट्रा में है, एक्स्ट्रा में कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, वो सब्जेक्ट जो इन तीनों में कहीं नहीं मेंशन, वो ऑटोमेटिकली कौन बनाएगा, वो यूनियन के अंडर में आएगा, वो पार्लियामेंट उस पर लॉ बनाएगी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रिज्यूडरी पावर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुडिक्शन बताया आपको, ठीक है, ये वहां से लिया गया कनाडा से। अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, ठीक है। आपको पता ना, स्टेट जो गवर्नर्स होते हैं वो स्टेट पे अपॉइंट होते हैं, बट अपॉइंटेड बाय द सेंटर, और सेंटर अपॉइंट करती है उनको, ठीक है। ये हिंदी में देख लेना आप। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, पहला लिया आइडिया ऑफ अ कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट समझते हैं क्या होता है, मींस इस पे सेंटर और स्टेट बोथ कैन मेक अ लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट, ठीक है। यानी ये ऐसे विषय होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ये ऐसी सूची है जहां पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, ठीक है। और अगर दोनों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन आती है, कंफ्लिक्ट होता है, यानी किसी प्रकार का कोई डिसएग्रीमेंट होता है, तो वहां पर सेंटर विल प्रिवेल, ठीक है, वहां पर पार्लियामेंट प्रिवेल करेगी, पार्लियामेंट की बात मानी जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें कौन कौन से विषय आते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया आपको, ठीक है, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। इसका ट्रिक है कूल कैट फाइंड जॉय, कूल कैट फाइंड जॉय, कूल फॉर कंकरेंट लिस्ट, कैट फॉर कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस, ये भी कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब क्या है, ये ज्वाइंट सिटिंग कहां मेंशन है, आर्टिकल 108। ज्वाइंट सिटिंग का क्या मतलब है, ज्वाइंट सिटिंग का मतलब है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों ज्वाइंटली मिल करके किसी बिल को अप्रूव करते हैं, यानी बिल को पास करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या सारे बिल के लिए ज्वाइंट मीटिंग पॉसिबल है, नो, सारे बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती, इसका कोई प्रावधान नहीं है। किन किन चीजों के लिए प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान है हमारे, ओनली फॉर ऑर्डिनरी बिल्स, किसके लिए, ओनली फॉर ऑर्डिनरी बिल्स। लेकिन बिग नो फॉर, यानी कि बिल्कुल भी नहीं होगा, मनी बिल प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए और मनी बिल के लिए, इन दोनों के लिए ज्वाइंट सिटिंग पॉसिबल नहीं है। और जब ज्वाइंट सिटिंग होगी तो प्रेसाइड कौन करेगा, प्रेसिडेंट कौन होगा, चेयरमैनशिप कौन करेगा,
तो ये हमेशा स्पीकर करता है लोकसभा का, ये ध्यान देना। अगर लोकसभा राज्यसभा की ज्वाइंट सीटिंग होती है तो उसको चेयर कौन करेगा, चेयरमैन कौन होगा उस सीटिंग का, स्पीकर होगा। स्पीकर आपका लोकसभा, स्पीकर लोकसभा में होते हैं, ठीक है, जैसे राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो पता लग गया, सारी बातें क्लियर है कि जब भी ज्वाइंट सीटिंग होगी लोकसभा राज्यसभा की तो वहां पर स्पीकर ही हमेशा चेयरमैनशिप करेंगे। दूसरी बात, केवल ऑर्डिनरी बिल में ही पॉसिबल है ज्वाइंट सीटिंग का। तीसरी बात, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में कभी भी ज्वाइंट सीटिंग पॉसिबल नहीं होगी, ठीक। हिंदी में दे रखा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया, आप देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड से हमने क्या लिया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया, ठीक है। पहला वन डीपीएसपी हो गया आपका, डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। दूसरा है मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, राष्ट्रपति के चुनाव का जो मेथड है, जो प्रोसेस है, वो कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, आपको पता ना 12 मेंबर हमारे नॉमिनेट होते हैं। कितने मेंबर नॉमिनेट होते हैं, किसके लिए, राज्यसभा के लिए। कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं, हमारे भारत का राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। तो वही प्रोसेस कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। इसका सिंपल सा लॉजिक है, ट्रिक है, डायरेक्ट नॉमिनेशन मेथड। क्या है, डायरेक्ट नॉमिनेशन मेथड। डायरेक्ट फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नॉमिनेशन पता है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो 12 मेंबर का नॉमिनेशन होता है राज्यसभा में, वो मेथड मतलब मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा उस मेथड के बारे में। होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे, हिंदी में आप देख लेना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, आपको फ्रांस रेवोल्यूशन याद आ रहा होगा, फ्रांस की क्रांति, उससे क्या याद आ रहा है, तो सबसे पहले चीज क्या याद आता है आपको, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये तीनों कहां से आया है, ये फ्रांस की क्रांति से स्टार्ट हुआ था, वहीं से ड्राइव हुआ थी चीजें, तीनों कहां से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, रिपब्लिकन सिस्टम कहां से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया। अच्छा, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, हम मनाते हैं ना 26 जनवरी को, क्या, रिपब्लिक डे, जिसको हम बोलते हैं गणतंत्र दिवस। गणतंत्र का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग कह देते हैं गणतंत्र दिवस का मतलब होता है इसलिए हमारा संविधान लागू हुआ है। ना मेरे दोस्तों, संविधान लागू होना अलग बात है, गणतंत्र का मतलब है रिमूवल ऑफ हेरिडेटरी सिस्टम, ठीक है। जो किंगशिप का सिस्टम था ना, काइंड ऑफ किंगशिप वाला, ठीक है। कौन सा, ब्लड किंगशिप वाला, कि अगर मान लेते हैं कोई किंग है, कोई किंग है, तो किंग का बेटा ही फिर वो क्या बनेगा, किंग या सुपीरियर बनेगा किसी भी कंट्री का या किसी भी मोनार्की सिस्टम का। इसको रिमूव करना, इसको रिमूव करने के बाद हम क्या लेके आए, रिपब्लिक, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब रिमूवल ऑफ हेरिडेटरी सिस्टम, यानी कि जो वंशानुक्रमागत सिस्टम चलता है ना, वंशवाद वाला हम बोलते हैं, वो उसको खत्म कर देना। इट मींस हेड ऑफ स्टेट, या हेड ऑफ स्टेट का मतलब, स्टेट का मतलब यहां पर नेशन से है, ये ध्यान देना, ठीक है। पॉलिटी में स्टेट का मतलब नेशन से होता है, देश से होता है, राष्ट्र से होता है, ठीक है। वो तो किसी भी देश का जो हेड हो वो किससे हो, इलेक्टेड हो, क्या हो, इलेक्टेड हो, ठीक है। तो हमारे इंडिया में हेड ऑफ स्टेट कौन है, हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट, ठीक है। जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट है। क्या प्रेसिडेंट का हमारा क्या होता है, क्या प्रेसिडेंट का बेटा ही प्रेसिडेंट बनता है इंडिया में, ऐसा है क्या, नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो हम खत्म कर चुके सिस्टम जो पहले रहा होगा, ठीक है। हमारे यहाँ रिपब्लिक सिस्टम चल रहा है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया होता है, किसी पासपोर्ट में देख लो रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होता है, ठीक है। तो तुम्हारे देश का जो हेड है, ठीक है, जो सर्वोच्च पर्सन है, भारत का प्रथम नागरिक हम राष्ट्रपति बोलते हैं, वो इलेक्शन बेसिस से पहुंचते हैं, ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट का बेटा ही प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब ये होता है गणतंत्र का मतलब, ठीक है। तो आप देख सकते हो, इससे मुझे लगता है कोई ट्रिक की जरूरत है, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है। फ्रांस क्रांति से आप याद कर लेना, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, एफ फॉर फ्रेटर्निटी, आर फॉर रिपब्लिक, बस। यूएसएसआर का मतलब क्या है, सोवियत यूनियन, ठीक है। सोवियत यूनियन पहले था, ये 10 कंट्रीज को मिला करके पूरा सोवियत यूनियन बना हुआ था। अब तो खैर केवल हमारा बचा है रसिया, ठीक है। आपको पता होगा 1991 के आसपास ये पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया था। फिलहाल हम देखते हैं कि यूएसएसआर से क्या लिया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी कहां से ली गई हैं। अच्छा, एक चीज और, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज वाज द बेसिक पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या स्टार्टिंग में था, नो। तो कहां से लिया गया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आया हमारा। 42वें संवैधानिक संशोधन से हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को हमें लिया गया है। एक किसकी रिकमेंडेशन पे था, स्वर्ण सिंह कमेटी की, किसके,
स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे, उनके यानी कि सुझाव से इसको हम ऐड किए थे, किसमें 42वें संवैधानिक संशोधन से। दूसरा क्या है हमारा, आइडिया ऑफ जस्टिस इन द प्रेम्बल। तो आइडिया ऑफ जस्टिस जो प्रेम्बल में कौन सा आइडिया है, किस टाइप की जस्टिस की बात करता है, 3 टाइप की जस्टिस की बात करता है। नंबर 1 सोशल जस्टिस, दूसरा इकोनॉमिक जस्टिस, तीसरा पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, ये 3 टाइप की जस्टिस की बात करता है। ठीक है, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे, जब प्रेम्बल पढ़ाएंगे तब प्रेम्बल में डिटेल में बात करेंगे तीनों जस्टिस के बारे में। फिलहाल समझ लीजिए, इसका सिंपल सा ट्रिक है, बहुत छोटा सा। जस्ट फन कहते हैं ना, कम ऑन बड़ी, जस्ट फन। ठीक है, जस्ट फन मतलब जस्टिस, व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस, 3 काइंड ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। फन फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, हमारे जो मौलिक कर्तव्य है। अब हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया। पहला इसका है अमेंडमेंट विद 2/3 मेजोरिटी इन अ पार्लियामेंट। दूसरा है इलेक्शन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर का जो इलेक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वो कहां से लिया गया है, वो भी साउथ अफ्रीका से लिया गया है। 2 चीजें यहां पर है बस। अब हम इसका जो ट्रिक है वो भी छोटा सा ट्रिक है, अमेंडिंग राज्यसभा इलेक्शन। क्या, अमेंडिंग राज्यसभा इलेक्शन। तो अमेंडिंग मतलब अमेंडमेंट किसको, राज्यसभा इलेक्शन मतलब इलेक्शन ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, सिंपल सा। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान की बात करते हैं। जापान से हमने एक ही चीज ली है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जो हमारा कॉन्सेप्ट आया है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा का, वो हमारी जापान से लिया गया है। ठीक है, होप दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है, यू आर फ्री टू ड्रॉप अ सिंगल कमेंट। आप एक कमेंट कर दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको दोबारा से समझाने के लिए। ठीक है, होप दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।